ਮੈਡਲਿੰਗ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਡਲਿੰਗ IVF ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਵੈਲ ਵੂਮਨ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡਲਿੰਗ ਚੈਸਟ ਐਂਡ ਸਲੀਪ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर अमित गुप्ता जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं पल्मोनरी और रेस्पिरेटरी डिजीज में पटियाला में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कोरोना का एपिडेमिक जो कि बहुत बड़ी एक चैलेंज बन के मार्च में आया और उस दौरान आप डॉक्टर्स ने जो खास तौर पर पल्मोनरी की हम बात करें तो बहुत बड़ा रोल आप लोगों ने प्ले किया, क्या कहना चाहिए? कोरोना महामारी एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या थी और अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। फ़र्क इतना पड़ा है कि पहले जो एक लोगों में उसके प्रति पैनिक था वो कम हुआ है, पर अभी भी हमारे पास केस हैं। पर पहले क्या था कि कोरोना का नाम सुनते ही एक दिमाग में इतना डर बैठ जाता था जिसकी वजह से लोग इलाज नहीं करवाते थे। पर अभी जैसे जैसे पता चल रहा है कोरोना के बारे में और जानकारी डॉक्टरों को भी हो रही है, समाज को भी हो रही है और उसका पैनिक कम हो रहा है, तो लोग जागरूक होकर अपने लक्षण बता के इलाज भी करवा रहे हैं और समस्या से लड़ने में हम काफ़ी कामयाबी हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये मेडलिंग हॉस्पिटल जो पिछले लंबे समय से यहाँ सेवाएं दे रहा है, रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी में क्या क्या सेवाएं आप यहाँ अवेल करा रहे हैं लोगों के लिए? रेस्पिरेटरी में हर तरह की जो सांस के प्रति समस्या है उसके लिए हम डील करते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को अस्थमा हो, दमा जिसको कहते हैं हम आम भाषा में, या सिगरेट संबंधी फेफड़ों की समस्या हो, लंग कैंसर हो, या और भी कोई फेफड़े से संबंधित कोई इन्फेक्शन, निमोनिया या और भी किसी तरह की समस्या, हर तरह की समस्या हम डील करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आज का जो मॉडर्न सिनेरियो है जिसमें एलर्जी को एक बहुत बड़ा जो है मतलब बना हुआ है, लेकिन आप तो एलर्जी वाले पेशेंट्स को, बहुत सारे एलर्जी वाले पेशेंट्स आपने यहाँ ठीक किए हैं और उनको ज़्यादा टेंशन में भी नहीं डाला और इतने ज़्यादा प्रोसीजर्स भी नहीं किए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एलर्जी एक आम समस्या है क्योंकि अगर हम आज देखें आज के जीवन में हम सुबह से लेकर रात तक केमिकल्स के साथ घिरे हुए हैं। उठने से सोने तक, खाने पीने से लेके अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं पूरी करने के लिए हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब किसको कोई केमिकल कहाँ पे रिएक्शन करता है वो एक तरीके की एलर्जी है। एलर्जी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि सांस की समस्या होनी, या छींकें आनी, या खांसी होनी, या गले में खारिश होनी। उसके अलावा कईयों को स्किन की समस्या भी होती है जहाँ पे खारिश होने लग जाती है और जो लंबे समय तक चलती है। कईयों को एलर्जी की वजह से पेट की समस्या भी होती है जिससे कि बार बार दस्त आना, ये भी एक तरीके से एलर्जी ही होती है। तो हमको सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, इलाज संभव है और कई बार तो एलर्जी जड़ से भी जा सकती है अगर हम जानकारी रखें कि हमको क्या चीज़ एलर्जी कर रही है, और उसको जानना कोई मुश्किल नहीं है। हम अगर अपने रोज़मर्रा का जो दिनचर्या है उसको अगर हम तरीके से फॉलो करें और देखें कि हमको ये समस्या किस समय पे हो रही है और उसके ऊपर पहुंचा जाए कि ये एक चीज़ है जो हमारे जीवन में हमारे को एलर्जी कर सकती है, तो अगर उसको निकालें तो वो समस्या जड़ से भी निकल जाती है। जैसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो कि एक बहुत ही बड़ा विकराल रूप आजकल छोटे बच्चों के स्टार्टिंग में ही है जो ये धारण कर चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों इसका एपिडेमिक कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है आजकल एलर्जिक ब्रोंकाइटिस? आमतौर पे क्या होता है कि बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं जब तक कि वो 8 साल के नहीं हो जाते हैं। 8-10 साल की उम्र में जाके जब फेफड़े विकसित होते हैं तो सांस की समस्या आमतौर पे कम हो जाती है। पर क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी बात की एलर्जी की, जैसे हम केमिकल्स के गिरे हैं तो बच्चों में और ज़्यादातर छोटे बच्चों में जब भी कोई इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से सांस की नलियाँ छोटी होने की वजह से वो अस्थमा के लक्षण आ जाते हैं, जो समय के साथ जब बच्चा ग्रो करता है तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं।
प्रॉब्लम तब आती है जब उसका हम अच्छे से इलाज नहीं करते हैं, या हम कुछ ऐसे चीज़ों को सेवन करने लगते हैं जो कि मेडिकल भाषा में उपयुक्त नहीं होती हैं, जैसे कि देसी दवाइयाँ या और कुछ। उससे जो फेफड़ों का विकास भी रुक जाता है और समस्या जड़ से नहीं जाती है। तो आमतौर पे जो ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, ये हम कहें एक तरीके से अस्थमा का ही रूप है। और इसमें एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में हम अपने बच्चों का ठंड से बचाव, जो आमतौर पे जो चीज़ें हैं, पैकेट बंद चीज़ें हैं, उनसे उनका सेवन को बंद करना, जैसे कि कुरकुरे हुए, चिप्स हुए, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन, ऐसी चीज़ें जो एलर्जी कर सकती हैं, उनको अगर हम जीवन शैली से निकालें तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये देखा गया पफ वगैरह जो भाप जो लेते हैं या जो आजकल आप यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ लोगों को ये लगने लग जाता है कि पता नहीं ये इसके आदी हो जाएंगे अगर वो जैसे वो सूंघेंगे। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि ये तो आजकल एक बहुत ही बढ़िया तरीका है एलर्जिक में। आपका सवाल बड़ा वाजिब है, क्योंकि हम किसी को भी कहते हैं कि आपको अस्थमा या दमा है तो आपको इनहेलर की ज़रूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, अगर आप इनहेलर लगाओगे तो सारी जीवन के लिए लग जाएगा। तो मैं उनसे, हमारे जो तर्क वितर्क जब हम करते हैं तो आमतौर पे पेशेंट समझ आता है, क्योंकि हम जब कहते हैं कि अगर आपको आँख की समस्या हो तो आप गोली खाएंगे कि बूंदे डालेंगे, तो इस पर आपका क्या जवाब होगा? बूंदे डालेंगे। बूंदे डालेंगे। इसी प्रकार अगर चमड़ी पे रोग होगा तो हम मल्लम लगाएंगे कि गोली खाएंगे? मल्लम लगाएंगे। इसी प्रकार जो फेफड़े की दवाई है वो इनहेलर के रूप में है, वो एक हवा है, हवा के रूप में दवाई है जो हमारे फेफड़े में जाती है और दवाई फेफड़े में असर करके बाहर आ जाती है। अब इसके फायदे भी हैं। क्या फायदे हैं कि आपके पास इनहेलर है, कहीं भी आपको अस्थमा या दमे का अटैक हुआ या सांस में दिक्कत आई, आपने इनहेलर निकाला, दवाई ली और साथ के साथ 5 मिनट के अंदर असर कर जाएगा। अगर मैं कहूँ कि आपको अभी अटैक आया है तो गोली लीजिए या इंजेक्शन लगवाइए, इंजेक्शन एकदम से असर करेगा, पर इंजेक्शन अवेलेबल है हर जगह नहीं है, गोली अवेलेबल है, तो गोली पेट में जाएगी, घुलेगी, असर करेगी, टाइम लगेगा। इनहेलर है आपके पास, तुरंत असर करेगा। और दूसरा, दवाई की मात्रा जो है इनहेलर में वो गोली से तकरीबन 200 गुना कम होती है। तो जब आप दवाई की मात्रा 200 गुना कम ले रहे हैं तो आपके शरीर पे उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो कम होंगे। और अगर आप इनहेलर नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, हमारे कितने मरीज हैं जिनको इनहेलर सारे जीवन के लिए छूट भी गए हैं, क्योंकि जो फेफड़े में तब्दीली आती है दमे के कारण वो वापस हो जाती है अगर हम अपनी दवाई का सेवन नियमित रूप से करें। तो इनहेलर लेना सबसे उपयुक्त है, लेना चाहिए, नियमित रूप से लेना चाहिए, और जैसे डॉक्टर बताते हैं उसी प्रकार लेना चाहिए। उससे आप इस दमे की समस्या से निजात भी पा सकते हैं। स्मोकिंग की अगर हम बात करें, अल्कोहल की बात करें, तो क्या ये चीज़ें भी जो इफेक्ट करती हैं फेफड़ों के ऊपर भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे? डेफिनेटली। आप जो सिगरेट सेवन है और अल्कोहल है, ये हमारे नॉर्मल खाने में तो नहीं आता है, ठीक है। नॉर्मल खाने में जो हमको पौष्टिक आहार चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, अल्कोहल और स्मोकिंग वो नहीं देंगे। स्मोकिंग की समस्या जो है उसके कारण स्मोकिंग का जो सबसे भयावह चीज़ है उसमें 400 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में जाके सारे शरीर का कैंसर तक करते हैं। आप किसी भी अंग का कैंसर कहिए, स्मोकिंग करता है। इसके अलावा जो हमारी खून की नसें हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमना, जिसके कारण अधरंग, हार्ट अटैक वो भी करता है, और जो मेल्स में नपुंसकता भी करता है। और स्मोकिंग के कारण अगर हम किसी को दमा है और वो स्मोक करता है तो उसमें जो दमा के लक्षण और बढ़ के आएंगे, जो कि अगर स्मोकिंग नहीं करता होगा उसके कंपैरिजन करें तो। इसी प्रकार अल्कोहल में सिर्फ एक एम्प्टी कैलोरीज हैं, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। अल्कोहल के जब हम लेते हैं, कई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी करते हैं, कहते हैं कि 30 से 60 ml लेना चाहिए, हफ्ते में 3 या 4 बार लेना चाहिए, पर वो ज़्यादातर रेड वाइन के बारे में कह रहे होते हैं। पर उसका भी अगर आप अधिक सेवन करते हैं उनका भी शरीर के ऊपर नुकसान पड़ता है, स्पेशली जो लीवर के ऊपर डैमेज होता है वो काफ़ी बार बहुत भयावह होता है। डॉक्टर साहब, रेस्पिरेटरी में और कौन कौन सी आजकल जैसे सीजन चेंज है, कौन कौन सी और नई लामतें हैं जो सामने आ रही हैं? अभी तो जैसे कोरोना की महामारी चल रही है, उसकी वजह से जो कोरोना में पेशेंट जिनकी मौत हुई है उसका मेन कारण लंग्स का फेलियर होना ही है, जिसमें कि फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है और जो निमोनिया रिकवर नहीं होता है।
उसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, पैनिक के कारण लोग नहीं दिखाते हैं। तो अगर हमको कोरोना के लक्षण है, जाके जांच करवाएं। अगर कोरोना डिटेक्ट होता है तो उपयुक्त इलाज अगर शुरू से करें तो लंग्स के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर लंग्स के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा तो निमोनिया होने के और रेस्पिरेटरी फेलियर होने के, फेफड़े फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे अब सर्दियों का मौसम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जैसे दमे और सिगरेट संबंधित जो फेफड़े के प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके इन्फेक्शंस होने का बहुत खतरा होता है। उनका दमा भी बिगड़ सकता है। इन्फेक्शंस जैसे कि लंग्स में हम कह रहे हैं निमोनिया जिसको कहते हैं, तो निमोनिया के लक्षण आते हैं तो तुरंत जाके अपने डॉक्टर से इलाज करवाएं। और सबसे बड़ी उपयुक्त बात है, जैसे हमने बात की, तो आजकल हमारे इंडिया में कम, बाहर के देशों में तो जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, उसी जैसे हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं इंडिया में भी, ऐसे हम एडल्ट्स में भी वैक्सीन लगाते हैं। स्पेशली निमोनिया से बचने के लिए भी वैक्सीन आती है, फ्लू से बचने के लिए भी वैक्सीन आती है। आमतौर से 65 साल के उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं उनको निमोनिया का वैक्सीन ज़रूर लगना चाहिए। और उससे कम अगर हम 18 से 65 साल की उम्र के, मैं एडल्ट्स की बात करूँगा, हम पेशेंट्स जो होते हैं जिनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है, जिनको कोई भी ऑर्गन फेलियर हो, जैसे कि ऑर्गन डिसफंक्शन हो, जैसे कि लीवर का, किडनी का, हार्ट का या शुगर हो, उनको अगर बार बार इन्फेक्शंस होती हैं तो निमोनिया के इंजेक्शन जो वैक्सीन है वो नियमित रूप से जरूर लगवाना चाहिए। इसके अलावा फ्लू का वैक्सीन होता है, जिससे कि मौसम बदलने के साथ जो हमको फ्लू होता है, जो बिगड़ के निमोनिया का रूप ले सकता है, उसका भी वैक्सीन लगता है। वो सितंबर के महीने में लगता है। वो ऐसे व्यक्तियों को जरूर लगवाना चाहिए। दर्शकों, जैसे आज हम डॉक्टर मित्र जी के साथ बने हुए हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कोई भी कोरोना का पेशेंट है उसको पल्मोनरी के, रेस्पिरेटरी के डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि मैक्सिमम केसेज हैं वो उसके फेफड़ों का फेलियर होने के कारण ही मतलब जो है डेथ का कारण बन रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे दर्शकों को? सादा जीवन, स्वस्थ खाना और व्यायाम जरूरी है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज अगर रोज़ करेंगे तो उससे शरीर तंदुरुस्त भी रहता है और बीमारियां नहीं गिरती हैं। और सांस वाले पेशेंट्स को अपने खाने पीने के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, अगर सांस की समस्या है तो अपने डॉक्टर से नियमित रूप से मिलकर अपनी दवाएं निर्देश अनुसार लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कोरोना के टाइम में तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था और हमारे यही निर्देश थे कि अपनी दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, चाहे आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने वैक्सीन की बात की, तो वैक्सीन जरूर करवानी चाहिए। ये हमारे इंडिया में जैसे कि बच्चों के लिए नेशनल प्रोग्राम है, ऐसा एडल्ट्स के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर एक जागरूकता फैलने की बात होती है, अगर हम सोचेंगे तो हम एडल्ट्स में भी वैक्सीन करना शुरू करेंगे तो काफ़ी बीमारियां जैसे कि निमोनिया, जिससे कि हमको आईसीयू में दाखिल होने की ज़रूरत पड़ सकती है, उससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और जिस तरीके से पहले आपका लंबा एक्सपीरियंस है, 40s में भी आपने सेवाएं अपने दी हैं और भी बहुत हॉस्पिटल्स में आपने अपनी सेवाएं दी हैं और हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स आपने पहले ट्रीट किए हैं। और आप यहाँ जो सेवा मेडिलिंक के रूप में, अगर हम IVF की बात करें और रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी डिजीज की बात करें, तो ये एक बहुत ही बढ़िया केंद्र जो बन चुका है। आपका हमें समय देने के लिए पंजाब प्लस को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।